Welcome to all students. आशा करता हूँ like you are safe at your home with along with your family. Like daily 90,000 around cases daily report हो रहे हैं all over country में. So it means like today we cannot be say that ये person safe हो सकता है, ये unsafe होगा. So right now अभी सभी जगह रेड अलर्ट है. पूरे कंट्री में आप रेड अलर्ट मान के चलिए कि ये कंडीशन है अभी. ठीक है. So it's better like stay safe and उतना ही ज़रूरत ही बाहर निकलिए जितना आपको ज़रूरत है. ठीक है. चलिए आप जैसे कि हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. इन जेनेटिक्स में लाइक वी स्टडीड अबाउट दिस वी हैव स्टार्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन. इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में अभी तक हमने बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं. लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इससे पहले भी हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए, टेस्ट क्रॉस डिस्कस किया. ओके. एंड इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होना चाहिए. हमने पहले सारे टर्म्स डिस्कस कर लिए थे. फिर फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछा जाता है. एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस अलोंग विद देयर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो. मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं, पुराने पेपर भी दिए हैं. जस्ट यू गो विद इट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई योर लेवल कि लाइक अभी आप किस लेवल पे हैं. सो और किस लेवल पे आगे आपको अचीव करना है. सो जस्ट ट्राई टू फाइंड ऑल दिस पॉइंट. ओके. एंड अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए. चलिए आज के इस लेक्चर में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के वही कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस यू नो लाइक डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करते हैं. हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर स्टडी किए थे. हमने तो सीड शेप और सीड कलर को एक साथ स्टडी किया था. एक पैरामीटर में एक साइड आपके जो पेरेंटल गैमेट था उस पेरेंटल गैमेट में एक साइड आपके मेल गैमेट थे, एक साइड आपके फीमेल थे. सो लाइक जो फीमेल जो जीनोटिपिक रेशियो था फीमेल जो जीनोटिपिक कैरेक्टर था वो था आपका राउंड सीड और येलो राउंड एंड येलो कलर की सीड थी. और सेकंड साइड अगर आप जाते हैं दूसरा जो पेरेंटल गैमेट था वो था आपके रिंकल एंड द ग्रीन कलर के शेड. रिंकल एंड द ग्रीन कलर, रिंकल शेड एंड द ग्रीन कलर शीट. तो ये हमने स्टडी किया था. तो हमने दो पैरामीटर लेके चल रहे थे, येलो कलर एंड द राउंड शेप एंड एंड वन दैट हैड अ सीड ऑफ ग्रीन कलर एंड द रिंकल शेप. ठीक है. Mendel found that seed resulting from a crossing of parent had the yellow color and the round shaped seed in the F1 generation. फिर हमने F1 जनरेशन में हमें मिला थे लाइक आपके राउंड शेप सीड एंड द येलो कलर, मतलब जो कि डोमिनेंट था हमें फर्स्ट जनरेशन में हमें मिला था. फिर हमने जो येलो कलर जो राउंड शेप था, ओके, जो हमें F1 जनरेशन में मिला था, ये मिला था हमें हेट्रोजिनस एज ए हेट्रोजिनस फिनोटाइप मिला था. हमने इस चीज़ में सेल्फिंग करवाया था. सेल्फिंग कराने के बाद में फिर आपको सेल्फिंग करवाया था. फिर सेल्फिंग के बाद इसमें गैमेट्स बने थे. ठीक है. गैमेट्स कैसे बने थे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा समझाया था कि अगर आपका जैसे जब आप F1 जनरेशन जो मिलती है आपकी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आपकी F1 जनरेशन का एक फिनोटाइपिक एक जीनोटाइपिक जो लाइक जो आपका हेट्रोजाइगस जीनोटाइप था जो F1 जनरेशन में जो आपको ऑफस्प्रिंग मिले थे उसका जीनोटाइप क्या था. उसका जीनोटाइप था कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. फिर हमने ऐसे दो प्लांट, ठीक है, जो आपको F1 जनरेशन में मिले थे उनके बीच में ऑफस्प्रिंग उनके बीच में हमने क्रॉस करवाया. क्रॉस नहीं, उनके बीच में हमने सेल्फिंग करवाया. एंड सेल्फिंग कराने पे अब हमें सबसे पहले गैमेट बनाने पड़ते हैं. तो सबसे पहले हमने गैमेट बनाए थे. गैमेट में हमने देखा था कि जो आपका F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप था उससे हर एक जीनोटाइप से आपको 4 गैमेट मिले थे. 4 गैमेट आपको मेल साइड और 4 गैमेट आपके फीमेल साइड. फिर हमने इन चारों गैमेट जो 4 गैमेट थे उनके बीच में क्रॉस करवाया तो आपको 16 ऑफस्प्रिंग्स मिले थे. तो 16 ऑफस्प्रिंग में हमने जब 16 ऑफस्प्रिंग थे तो 16 ऑफस्प्रिंग सबका हमारा अलग-अलग फिनोटाइप था. कुछ आपको 4 तरह के आपके फिनोटाइपिक मिले थे और अराउंड 8 टाइप के आपके जीनोटाइप मिले थे. ये हमने किया था. बस यही है. हमने थोड़ा इसको मैंने थ्योरेटिकल यहाँ लिख दिया. Thus yellow color was dominant over the green and round shape dominant over the wrinkle. This result were identical to those he got when he made a separate the monohybrid cross between the yellow-green sheet plant and between the round and wrinkled sheet plant. Okay, the result were identical जैसे कि he got when he made separate monohybrid cross when the yellow and green seed plant and between the round and the wrinkled seed plant. मतलब रिजल्ट उसको वैसे ही मिले थे अगर उसमें उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया. मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि उसने जब अगर वो सिंगल करेक्टर लेके भी स्टडी करता ना जब भी उसको ऐसे ही रिजल्ट मिलते. क्या रिजल्ट मिलता उस वक्त? आपका येलो कलर
ठीक है, येलो कलर मतलब येलो और ग्रीन में येलो कलर डोमिनेंट रहता और रिंकल और राउंड में राउंड कलर डोमिनेंट रहता। मतलब मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि अगर आप सिर्फ मान के चलो सीड के शेप को लेकर स्टडी कर रहे हो तो राउंड और रिंकल के बीच में अगर आप क्रॉस करवाते हो तो आपको राउंड कलर एज ए डोमिनेंट मिलता है, और येलो कलर और ग्रीन कलर के बीच में अगर आप क्रॉस करवाते हो तो येलो कलर आपको एज ए डोमिनेंट मिलता है। अगर आप मोनोहाइब्रिड भी कराओ तो भी आपको डोमिनेंट क्या होंगे, yellow color or round shape. Let us use the genotypic symbol Y, capital 5 or dominant yellow, and and the dominant yellow seed color, and the small y for the recessive seed color, recessive green seed color. Capital R for round shape seed and small r for wrinkle shape. ठीक है, capital R for round shape seed and the small r for the wrinkle shape. तो genotype of the parent it can be written as like, ये आपके जीनोटाइप हो गए कैपिटल आर वाई वाई और स्मॉल वाई वाई। तो कैपिटल आर वाई वाई क्या होगा, ये हो गया आपका कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहा है, राउंड को डिनोट कर रहा है, और कैपिटल वाई किसको डिनोट कर रहा है, येलो को डिनोट कर रहा है। स्मॉल आर ये आपके स्मॉल आर ग्रीन को डिनोट कर रहा है, स्मॉल वाई आपके रिंकल शेप को डिनोट कर रहा है। The gamete capital RY capital RY मतलब capital RY and small RY unit as a fertilization to produce F1 hybrid। मतलब आपके जब जब कहने का मतलब है आपका ये जो था पेरेंटल गैमेट थे, जब आपने जब आप इसके बीच में जब F1 आप इसके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो उससे आपको F1 जनरेशन मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें से गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसका कैपिटल R, इसका कैपिटल Y, इसका स्मॉल r, इसका स्मॉल y, वही लिखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने। फर्टिलाइजेशन से आपको F1 मिलता है जो कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होता है, जिसका वो होता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। When the Mendel self hybridized the F1 plant, he found the 3/4 of F2 plant had a yellow seed and 1/4 had a green। आप चाहे एक बार मैंने आपको जो लिखवाया था ना उससे वेरीफाई करके चलिएगा आप, उसमें से जितने भी आपको प्लांट मिले, मतलब कहने का मतलब आपको 16 ऑफस्प्रिंग्स मिले थे, उसका 3/4%, ठीक है, मतलब आपका अगर 75% जो था, मतलब 16 का अगर आप 16 का जो 75% प्लांट थे वो आपको येलो शीट मिले थे, और केवल 1/4 प्लांट ही आपको ग्रीन मिलेगा। ठीक है, 1/4 प्लांट आपको ग्रीन मिलेगा, 1/4 मतलब 25%, मतलब 16 में से 4 आपको क्या मिलेंगे, ग्रीन मिलेंगे, और आपके जो 12 प्लांट होंगे वो आपके होंगे येलो सीड वाले। तो येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड करते हैं 3:1 रेशो में। ठीक है, अगर आप ये एनसीईआरटी की लाइन है तो एक बार हमें वो भी डिस्कस कर लेना चाहिए आपके साथ में। तो अगर येलो और ग्रीन कलर को अगर आप सेग्रीगेट करें तो 3:1 में आप सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 16 स्प्रिंग आपको आउट ऑफ 3/4 मतलब 75% येलो थे और 1/4 ग्रीन था, तो आपका रेशियो क्या हुआ, 3:1 हुआ। Yellow and wrinkle sheets are also segregated in 3:1 ratio, just like in a monohybrid cross। राउंड और रिंकल के साथ में भी यही कहानी है। राउंड शेप जो सीड थे वो टोटल के मतलब टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स के 3/4% थे, 3/4 पार्ट थे, और जो आपके रिंकल जो सीड है वो टोटल ऑफस्प्रिंग के 1/4 पार्ट है। तो राउंड सीड जो हो गए 75% हो गए, और 1/5 जो आपके रिंकल सीड हो गए वो 25% हो गए। तो इसमें भी आपको 3:1 का रेशियो मिला, जैसा कि आपको मोनोहाइब्रिड में मिला था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो अगर आप येलो और ग्रीन कलर के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो येलो और ग्रीन कलर का सोचिए, आप एक ही करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, एक येलो और ग्रीन एक ही करेक्टरों को लेकर स्टडी कर रहे हैं। राउंड एंड रिंकल एक ही करेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं, और जब एक ही करेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं तो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। और F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर आप सिंगल कैरेक्टर को लेके चलेंगे ना तो इनका जो रेशियो है वो मोनोहाइब्रिड के साथ मैच कर रहा है। इट मीन्स आप सही कर रहे हैं, मतलब आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूफ है। और अगर आप सिंगल अगर आप सिंगल कैरेक्टर को लेके चलते हैं तो वो आपके जो सिंगल कैरेक्टर को लेके चलते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के साथ मैच करते हैं। ये था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये देखिए राउंड एंड येलो, और ये रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है, एंड ये कैपिटल आर वाई, ये स्मॉल आर वाई, फिर आपको राउंड येलो मिलते हैं, फिर आपने इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। यहाँ देखिए 4 गैमेट इस साइड, 4 गैमेट इस साइड, इस तरह से सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग कराने में आपको 16 ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, जिसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपके सामने है। फिनोटिपिक रेशियो लिखा हुआ है, जीनोटिपिक रेशियो भी आपको मैंने खुद बताया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ी गलती जो बच्चे, मैं अगेन बोलता हूँ बेटा, गलती कहाँ होती है, गलती होती है ये बनाने में, गैमेट्स बनाने में, क्योंकि
देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो कई बार क्वेश्चन अगर आता है चेंज होके तो कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। लेकिन उसमें क्या है आपको राउंड येलो रिंकल ग्रीन ही लिखा रहेगा। राउंड येलो रिंकल ग्रीन नहीं होगा, वो अपने साइड से कोई करैक्टर आपको दे सकते हैं। और जब वो अपने साइड से करैक्टर आपको देंगे, ठीक है? तो फिर आपको सोचना पड़ेगा और आपको अगर गैम्बिट बनाने अच्छे से आते हैं, जब आप गलती नहीं करोगे। ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन दूँगा, चिंता मत कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको दूँगा। नाउ मेंडल थर्ड लॉ। मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस जब करवाया तो उसके बेस पे इन्होंने कुछ अब एक लॉ प्रोड्यूस किया था जिसको आप मेंडल लॉ के थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। देखिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उससे आपको दो लॉ मिले थे। दो लॉ कौन से थे? एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसको थर्ड लॉ उनको वहाँ से मिला। मतलब देखिए जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो कोई ना कोई तो लॉ उनको मिला ही। तो मेंडल के जो थर्ड लॉ था वो डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था। इसका नाम होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसका नाम था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेसिक कहने का मतलब क्या है कि करैक्टर इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी असॉर्टेड हो सकते हैं। जो करैक्टर है इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी असॉर्टेड हो सकते हैं। एग्जांपल कैसे समझाता हूँ। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने किन के बीच में क्रॉस करवाया था? फर्स्ट जनरेशन में हमने क्रॉस करवाया था येलो ग्रीन एक साइड थे और रिंकल ग्रीन सॉरी आपके राउंड एंड येलो एक साइड थे और रिंकल एंड ग्रीन एक साइड थे। यही था। जब हमने F1 जनरेशन किया तो F1 जनरेशन के बाद हमें येलो एंड ग्रीन मिले थे। सॉरी राउंड एंड येलो मिले थे आपको। फिर राउंड और येलो के बीच में फिर हमने सेल्फी करवाई थी। फिर आपको वैरायटी ऑफ 16 ऑफस्प्रिंग मिले थे। हो सकता है मैंने बोलने में स्टार्टिंग में गलत किया हो, मैं अगेन रिवाइज कर दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मेंडल के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट we did the crossing between the round and yellow or green and wrinkle. So in F1 generation we got राउंड एंड येलो सीड। फिर राउंड एंड येलो सीड के बीच में हमने सेल्फिंग करवाया और जब हमने सेल्फिंग करवाया राउंड एंड येलो के बीच में जब हमने सेल्फिंग कराया देन वी गॉट 16 ऑफस्प्रिंग्स। हमें 16 ऑफस्प्रिंग्स मिले थे। जब हमें 16 ऑफस्प्रिंग का अब याद कीजिए जिसमें ध्यान रखना अब 16 ऑफस्प्रिंग देखिए जैसे कि अब पहले हम क्या था राउंड और येलो एक ही जीन के एक ही लाइक आपका अगर आप देखेंगे राउंड एंड येलो एक ही लाइक जीनोटाइप क्या था राउंड एंड येलो एक ही जीनोटाइप के अंदर रखा था हमने और एक ही साइड एक साथ रखा था हमने एक असॉर्टमेंट था राउंड एंड येलो का एक असॉर्टमेंट था और ग्रीन एंड रिंकल का एक असॉर्टमेंट था। लेकिन जब क्रॉस हुआ तो सब ये मिक्सअप हो गया इंडिपेंडेंटली अभी इंडिपेंडेंट हो गया मिक्सअप हो गया। मिक्सअप कैसे? अब राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया और रिंकल के साथ येलो भी आ गया। तो कहने का मतलब है जो करैक्टर होते हैं ड्यूरिंग द डिवीजन दे कैन बी इंडिपेंडेंट लाइक इंडिपेंडेंट मूव करके करैक्टर इंडिपेंडेंट मूव करके लाइक दे कैन बी मेक एनी काइंड ऑफ असॉर्टमेंट। देखिए बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन द डायहाइब्रिड क्रॉस okay Mendel proposes second set of generalization that we call the Mendel law of independent assortment। अब देखिए इसमें कहने का मतलब लॉ ये बताता है when two pair of trait are combined in a hybrid segregation one pair of character independent of other pair of character। मतलब हमने जब हाइब्रिड पेयर कर क्रॉस करवाए थे कहने का मतलब हाइब्रिड मतलब येलो और राउंड एक साथ करवा रहे हैं ना हम येलो और राउंड एक साथ है और रिंकल और ग्रीन एक साथ है। when you did a cross between these two between of these two hybrid pair ठीक है then character it can be independent move from the one like the from one hybrid करेक्टर टू द नेक्स्ट हाइब्रिड करेक्टर। कहने का मतलब है राउंड सिर्फ हमेशा नहीं येलो के साथ ही रहेगा। राउंड इट मे बी मूव विद द रिंकल एंड येलो इट मे बी मूव विद द like it yellow it may be like round it may be move with the wrinkle and yellow it sorry round wrinkle के round sorry आपका green के साथ भी आ सकता है और yellow भी आपका like कहने का मतलब round sorry round जो seed है वो आपका green के साथ भी जा सकता है और yellow है वो wrinkle के साथ भी जा सकता है। देखिए पेरेंट की ब्रीड क्या थी आपकी? पेरेंट की ब्रीड थी येलो एंड राउंड एंड येलो सीड एंड रिंकल एंड द ग्रीन सीड। ये आपकी पेरेंट ब्रीड थी। और ऑफस्प्रिंग्स देखिए कैसे मिले थे आपको राउंड एंड येलो राउंड एंड ग्रीन। अब देखिए पहले राउंड एंड अब येलो साथ नहीं है अब राउंड एंड ग्रीन बन गया। वैसे ही रिंकल एंड येलो अब रिंकल और येलो बन गया और रिंकल एंड ग्रीन तो पेरेंट है। तो अभी देखेंगे राउंड एंड येलो तो ठीक है रिंकल एंड ग्रीन तो सही है ये तो वैसे ही पेरेंटल जनरेशन थी ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। लेकिन राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड येलो ये नए हाइब्रिड कॉम्बिनेशंस बने। ध्यान रखिए राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड द येलो ये नए पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने ये नए कॉम्बिनेशंस बने। मतलब कहने का मतलब दैट कैरेक्टर दे आर कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर वो हमेशा येलो सीड है का कैरेक्टर है हमेशा राउंड के साथ ही रहेगा। they can be independent and they make an assortment with any other group।
ओके, तो इनके असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके करेक्टर एक करेक्टर उनके ट्रांसफर हो सकते हैं, दे कैन बी इंटर ट्रांसफर। समझ में आ गया? तो the Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pair of genes during the meiosis and production of egg and the pollen in the F1 capital R small y capital Y small y plant। कहने का मतलब है जो पुन्नेट स्क्वायर वो एक बेस्ट वे है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए, क्योंकि जब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ जब आपके मेल साइड पे पॉलेंस बने और फीमेल साइड पे जब आपके लाइक फीमेल गैमेट मतलब ओवेरी बनी। कहने का मतलब है जब मियोसिस हुआ तो उस मियोसिस के टाइम पे ये जो करैक्टर थे इंडिपेंडेंटली मूव कर गए, इंडिपेंडेंट मूव कर गए। आपने देखा था ना जब आपके गैमेट बने थे तो 4 गैमेट बने थे, उन चारों गैमेट में ही करैक्टर डिफरेंट हो गए थे, मतलब गैमेट्स में ही करैक्टर डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर्स आ गए थे, क्योंकि जब मियोसिस के टाइम पे जो इनके करैक्टर्स का मूवमेंट हो गया इंडिपेंडेंटली वो एक दूसरे से मूव कर गए थे। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि राउंड के साथ हमेशा आपका ग्रीन ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि आपके जब गैमेट्स में वेरिएशन आ गया है तो बनने वाली संतान जो होगी ऑफस्प्रिंग भी चेंज होगी। कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर gene capital R small r 50% of gamete have a gene R और 50% of small r। जब आपने सेग्रीगेशन हुआ था, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में अगर आप 2 पेयर की एक साथ स्टडी कर रहे हो तो इनके जब मियोसिस होगा तो मियोसिस में उसके जो करैक्टर होते हैं अब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, और सेग्रीगेशन में 50% गैमेट में देख लीजिए आपके जो 50% गैमेट बने थे, मतलब जो 4 गैमेट आपके बने थे उन 4 गैमेट में से 50% में कैपिटल आर था और उन 4 गैमेट में 50% में आपका स्मॉल आर था। ठीक है, उसी तरीके से 50% में आपका कैपिटल वाई था और 50% में नेक्स्ट एलील आपका स्मॉल वाई था। तो मतलब ये इंडिपेंडेंटली मूव करके एक नया असॉर्टमेंट उन्होंने बनाया। The important thing to remember is the segregation of 50% capital R and 50% small r is independent from the segregation of 50% of capital Y and 50% small y। मतलब during this independent segregation, मतलब ये independent segregation के टाइम पे जो 50% capital R और जो 50% small r था, ठीक है, इधर 50% capital R, ये 50% जो कैपिटल आर था वो 50% इसमें से उस हर एक 50% के साथ लाइक जैसे कि 50% कैपिटल आर था, कहने का मतलब है जो 50% कैपिटल आर था और 50% जो स्मॉल आर था, लाइक इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन, मतलब वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई पे अब वो इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई पे वो इंडिपेंडेंटली लाइक कहने का मतलब है सेग्रीगेट हो रहा था। मैं आपको समझाता हूँ कहने का मतलब क्या है। देखिए अब ये देखिए इसके गैमेट देखिए 50% इसमें आ गए, 50% इसमें आ गए। सो दैट 50% अब ये जो कैपिटल वाई है, मान के चलो कैपिटल वाई अलग अलग हो गए तो 50% कैपिटल वाई 50% कैपिटल आर इसमें और 50% कैपिटल आर इसमें। सो दैट 50% जो करैक्टर है इट कैन मेक ए बॉन्ड विद एनी कैपिटल वाई, किसी के साथ बना सकता है। कहने का मतलब है ये जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है ये किसी भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ करेगा, लेकिन किसके साथ ये वाला कैपिटल आर किसके साथ करेगा? इट्स अ फ्री, इंडिपेंडेंट है इसके लिए। ठीक है, अगेन समझ लीजिए, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई। कहने का मतलब है जो 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर का जो सेग्रीगेशन हुआ है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के सेग्रीगेशन से फ्री है, उन पे डिपेंड नहीं करता है कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये इंडिपेंडेंट। देखिए कहने का मतलब है कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये सेपरेटली इंडिपेंडेंट होते हैं और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई सेपरेटली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। Therefore, the 50% of small r gamete has a capital Y and 50% has a small y। मतलब जो 50% जो r होंगे, कहने का मतलब मैंने आपको दिखाया था जो 50% कैपिटल r है उसमें 50% जो कैपिटल r है उसमें आपके 50% कैपिटल Y होंगे और फिर नेक्स्ट 50% के साथ में नेक्स्ट 50 स्मॉल y होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए द 50% ऑफ स्मॉल r बियरिंग द गैमेट कैपिटल वाई एंड 50% हैज स्मॉल वाई। मतलब जो आपके कहने का मतलब है जो 50% कैपिटल आर है उसमें एक गैमेट में 50% कैपिटल वाई होगा और नेक्स्ट जो 50% स्मॉल आर है उसमें नेक्स्ट 50% स्मॉल वाई होगा। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। तो अब कैपिटल आर के साथ एक कैपिटल वाई आ गया और एक कैपिटल आर के साथ एक स्मॉल वाई आ गया, तो लाइक ये इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का मूवमेंट हो गया।
फिर मैं बता देता हूँ एक बार और यहाँ से देखिए, ये कैपिटल आर है, इसके साथ में ये 50% कैपिटल, अब कैपिटल वाई है, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक है तो ये 50, अब इसको आपने अलग अलग कर दिया, कैपिटल वाई अलग हो गया, स्मॉल वाई अलग हो गया। तो कैपिटल वाई जब अलग हुआ तो ये कैपिटल वाई अलग हो गया, स्मॉल वाई आपका अलग हो गया, ठीक है। तो मतलब 50-50% डिवाइड हो गए। अब ये 50% जो है, मान के चलो 50% इसमें से कैपिटल वाई 50% है, दूसरा 50% स्मॉल वाई है, ठीक है। तो ये 50% इट कैन मेक ए बॉन्ड विद दिस कैपिटल आर, नेक्स्ट 50% इट मेक ए बॉन्ड विद द नेक्स्ट 50% कैपिटल आर, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये स्मॉल आर, इसको भी आपने कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग अलग कर दिया, मतलब 50-50% डिवाइड हो गए। तो स्मॉल आर, okay, that small r it can make a bond with this independent is 50% capital Y, and this small r it can make a bond with this small r it can make a bond with this next 50% small y। तो ये independently एक दूसरे से bonded होते हैं। There are the 4 gametes of genotype, जो 4 types of pollen और 4 types के egg बनते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना उन gametes का, देखिए gamete का जो जीनोटाइप है वो pollen में और gamete में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनका पेरेंटल जीनोटाइप सेम है। 4 टाइप ऑफ द गैमेट्स आपके कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ गैमेट टोटल गैमेट प्रोड्यूस। कहने का मतलब है सबकी जो फ्रीक्वेंसी है 25% है, मतलब आउट ऑफ 100% सब 25% है। ऐसे नहीं कैपिटल आर कैपिटल वाई दो बार आ गए 50%, नो, ईच ऑफ जीनोटाइप हैज देयर 50% ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, तो मेंडल के फर्स्ट लॉ थे लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे, और जो थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस आया वो था आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो ये मेंडल के 3 लॉ हैं, तीनों लॉ मैंने आई थिंक ट्राई किया अच्छे से समझाने का आपको। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और एक चीज याद रखिए बेटा, सब चीज अपनी बुक में लिखिएगा, जब ही आपको ये समझ में आएगा, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी जेनेटिक्स के साथ में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। जब मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंसी में, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जब डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो है, इसमें डोमिनेंट जो ये जो फर्स्ट जो लॉ था उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शन नहीं, लेकिन डोमिनेंसी के बहुत सारे एक्सेप्शंस है। और सेग्रीगेशन के इतने एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन डोमिनेंसी में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा उनके एक्सेप्शंस। तो ये डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म कहलाते हैं, मतलब इन पे मेंडल्स के ये जो लॉ है, लॉ ऑफ लाइक ये डोमिनेंसी, ये अप्लाई नहीं होता। ऐसे 3 पॉइंट है, ऐसे 3 डेविएशन है जहाँ पे मेंडल का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता, इसे आप डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं। अब वो कौन कौन से देखिए, There are the various deviation of Mendelism in the law of dominancy, कौन-कौन से incomplete dominance, codominance and the pleiotropy। ये 3 ऐसे ये कह सकते हो 3 ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंसी अप्लाई नहीं होता, या डोमिनेंसी के इनके एक्सेप्शन कह सकते हो। और बोर्ड एग्जाम्स में ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी। चाहे आरबीएससी हो चाहे आरबीएससी में तो मैंने इवन देखा हर 2 कंटिन्यूअसली इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस पूछा गया है। प्लियोट्रोपी तो 1-2 बार पूछा है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस तो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम कंप्लीट डोमिनेंसी देखते हैं, जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ था। कंप्लीट डोमिनेंसी क्या है? कंप्लीट डोमिनेंसी में है कि जब आप एक कैरेक्टर की एक साथ एक बार में स्टडी करा रहे हो, जैसे कि प्लांट की हाइट, फॉर एन एग्जांपल टॉल प्लांट है एंड द ड्वार्फ प्लांट है। सबसे पहले इसमें गैमेट बने मियोसिस के थ्रू, गैमेट हमेशा मियोसिस के थ्रू बनते हैं और 50% ही कैरेक्टर केवल उसके गैमेट में जाते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर में जाते हैं तो उससे आपका आपने फिर उसके बाद में क्रॉस करवाया दोनों गैमेट के बीच में, तो आपको जो फर्स्ट जनरेशन मिला, उस फर्स्ट जनरेशन में आपको सारे प्लांट लॉन्ग मिले। तो ये है, अब देखिए क्यों अभी कंप्लीट डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में आपको मिल रहा है, इसे बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंसी। क्योंकि जो आपका जो टॉल प्लांट था, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है ड्वार्फ प्लांट के ऊपर, वो आपको फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट आपको लॉन्ग मिल रहे हैं। इट मींस टॉल प्लांट जो है वो एक तरह का आपका कंप्लीट डोमिनेंसी, 100% आपको कंप्लीट डोमिनेंसी मिल रही है फर्स्ट वन जनरेशन में। 100% मिल रही है क्योंकि टॉल प्लांट डोमिनेंट है और ड्वार्फ प्लांट रिसेसिव है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डोमिनेंसी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि सारे प्लांट आपको सारे लॉन्ग मिले। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या होता है कि आपकी डोमिनेंसी इंटरमीडिएट फॉर्म में होती है। जैसे नॉट ऑल द अल्टरनेटिव एलील्स आर फुली डोमिनेंट एंड फुली रिसेसिव इन अ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। कहने का मतलब है जैसे कि देखिए ये आपका हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ना आपको जो आपके एलील है
ना ये कंप्लीट डोमिनेंट हो पाते हैं, ना कंप्लीट रिसेसिव हो पाते हैं, और जिसकी वजह से आपको एक इंटरमीडिएट डोमिनेंसी मिलती है। ठीक है, जैसे कि नॉट ऑल द अल्टरनेटिव एलील आर द फुली डोमिनेंट एंड फुली रिसेसिव इन अ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। सम पेयर ऑफ एलील शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। They produce a heterozygous phenotype and that is an intermediate between that of the homozygous। मतलब ये आपको ऐसा इंटरमीडिएट मिलता है जो दोनों पेरेंटल गैमेट, दोनों जो पेरेंटल जनरेशन है उनके बीच की कंडीशंस मिलते हैं, इंटरमीडिएट मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई ऐसे करैक्टर लेके स्टडी करते हैं, ठीक है, और जब आप उसके F1 जनरेशन में देखते हैं तो आपको जो डोमिनेंट ना मिलके ना रिसेसिव मिलता है, ना डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच का एक इंटरमीडिएट मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि मेंडल ने कुछ स्पेसिफिक 7 कैरेक्टर के ऊपर भी स्टडी किया था, जैसे कि येलो और ग्रीन। तो येलो और ग्रीन क्या, ये एक डिफरेंट कलर है, मतलब येलो आपको अलग दिखाई देगा, ग्रीन आपको अलग दिखाई देगा। आप क्लियरली डिफरेंस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि लाइक दिस इज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो आपको फर्स्ट जनरेशन में आपको सारे येलो कलर मिलेंगे, कि येलो कलर डोमिनेंट होता है, ग्रीन कलर रिसेसिव होता है। ठीक है, सो आपको येलो कलर आपको ज़्यादा डोमिनेंट मिलेगा, तो इसे कंप्लीट डोमिनेंसी बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि जैसे, लेकिन अगर आप यही क्रॉस डार्क येलो और लाइट येलो के बीच में करोगे, ठीक है, डार्क येलो और लाइट येलो के बीच में करोगे, तो शायद आपको वो रिजल्ट ना मिले जो कि मेंडल के फर्स्ट लॉ को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे लाइक आपका जो मिस्टेक होती है, यहाँ पे लाइक फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, चिंता मत करो, समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए। When experiment on a pea was repeated using the other trait in some plant, it was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble either of two parents and was in between of two। जैसे कि आपके जो मेंडल ने जो 7 करैक्टर दिए थे, उस करैक्टर के अलावा किसी अगर आप दूसरे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में नहीं है, कुछ लाइक मैच करते हुए, लाइक जैसे कि मैंने बोला ना, येलो लाइट येलो और डार्क येलो दोनों है तो येलो, मतलब किसी दूसरे ट्रेट के ऊपर आप स्टडी करते हो तो वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंसी आपको नहीं मिलता। ठीक है, F1 मतलब F1 का जो फिनोटाइप होता है वो रिसेंबल नहीं करता, ना आपके किसी भी पेरेंट के साथ रिसेंबल नहीं करता, ना आपके रिसेंबल नहीं करता, ना आपके मेल के साथ करता है, ना फीमेल गैमेट्स का, ना फीमेल जीनोटाइप के साथ करता है, ना मेल जीनोटाइप के साथ करता है। एक्चुअली इट वाज इन बिटवीन ऑफ टू, मतलब वो दोनों के बीच का जीनोटाइप होता है। The inheritance of flower color in a dog flower, जिसे हम स्नैपड्रैगन और एंथ्रियम स्पीसीज कहते हैं, इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये डॉग फ्लावर मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि नेट में पूछा गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो है डॉग फ्लावर, ओके, स्नैपड्रैगन और एंथ्रियम स्पीसीज। ठीक है, अगर आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप डॉग फ्लावर में करा के देखेंगे तो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मिलती है। कैसे? इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर कैपिटल RR और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर में अगर आप क्रॉस करवाते हैं, मतलब आपने स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर कैपिटल RR और वाइट फ्लावर स्मॉल RR के बीच में जब आप क्रॉस करवाते हैं तो आपको F1 जनरेशन क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r। लेकिन उसके जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगी सारी पिंक मिलेंगी, ना आपको रेड मिलेगी ना व्हाइट मिलेगी, आपको ना रेड और व्हाइट के बीच में पिंक कलर मिलेंगे। और एग्जैक्टली क्या है, देखिए यहाँ पे हम कैपिटल आर को कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल आर है जिसको हम आर यहाँ कैपिटल है तो हम इसको डोमिनेंसी है, मतलब रेड फ्लावर मिलना चाहिए था। एक्सपेक्टेड तो यही था कि F1 जनरेशन में रेड फ्लावर मिलेंगे, बट रेड फ्लावर ना मिलके आपको पिंक कलर मिल रहे हैं, मतलब रेड के बीच में ना रेड बना प्रॉपर, ना प्रॉपर वे से आपका व्हाइट बना, उसके बीच में एक कलर बना पिंक कलर, जिसे हम इंटरमीडिएट डोमिनेंसी कहते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। मतलब रेड अपने आप को प्रॉपर वे से डोमिनेट नहीं कर पाया, उसमें कुछ करैक्टर रिसेसिव के भी आ गए। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो फ्लावर था वो पिंक हो गया। ये जो लाइन है ट्रू ब्रीडिंग, ये एक वर्ड था, मैंने ट्रू ब्रीडिंग यहाँ पे अलग से इसलिए इंडिकेट किया है क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए अलग से ट्रू ब्रीडिंग मैंने अलग से रेड से इंडिकेट किया क्योंकि मुझे आपको ये बताना रह गया कि ट्रू ब्रीडिंग होता क्या है। एग्जैक्टली आई नीड टू बी डिक्टेट इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, बट वहाँ मिस हो गया था, तो इसलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि ट्रू ब्रीडिंग होता क्या है। इसलिए इससे पहले आप ये देख लीजिए स्नैपड्रैगन और एंथ्रिडियम स्पीसीज का पिक्चर यहाँ पे देखिए। ये वाइट कलर है, ये वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है, और ये देखेंगे ये रेड कलर का फ्लावर है। और अगर आपने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने से ना आपको एक्चुअली मिलना रेड चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या मिलना चाहिए, आपको रेड मिलना चाहिए क्योंकि रेड डोमिनेंट है।
लेकिन व्हाइट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, रेड अपने आप को प्रॉपर डोमिनेट नहीं कर पाता, उसमें कुछ रिसेसिव के भी कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो फ्लावर होते हैं वो पिंक रह जाते हैं। ये देखिए ट्रू ब्रीडिंग रह गया था, ये लाइन मुझे आपकी जीरो टर्मिनोलॉजी में कंप्लीट करनी चाहिए थी, लेकिन आई मिस दैट एट टाइम, सो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग इसलिए, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग कई बार बीच में कुछ आपके हेडलाइंस में भी दिया जाता है, जो आपके लाइन्स है उसमें कई बार ट्रू ब्रीडिंग वर्ड आया है, तो यू शुड नो अबाउट ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग होता है क्या है, और यूनिट में 2-3 बार पूछा गया ट्रू ब्रीडिंग के बारे में। It is a plant that undergoes continuous self-pollination and so a stable trait inheritance expression for a several generation. Actually मेंडल ने हमेशा अपनी क्रॉसिंग के लिए हमेशा ट्रू ब्रीडिंग ही यूज किया। उसने हमेशा ट्रू ब्रीड यूज किया। ठीक है, उसने हमेशा ट्रू ब्रीड यूज़ किया, क्योंकि ट्रू ब्रीड ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बीच में आप कंटिन्यूअस अगर आप सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं तो उससे आपको हमेशा स्टेबल ट्रेट मिलता है। मतलब इंटरमीडिएट ट्रेट्स नहीं मिलते आपको, कभी भी स्टेबल ट्रेट मिलते हैं जो हमेशा आपके सेम नेक्स्ट सेवरल जनरेशन के लिए सेम रहते, चेंज नहीं होते। ठीक है, बेंडल ने ऑलवेज ट्रू ब्रीडिंग लाइन यूज किए थे। ट्रू ब्रीडिंग जीनोटाइप क्या होता है देखिए, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये ट्रू ब्रीडिंग जीनोटाइप्स है। मतलब इनके जो ट्रेट है ना वो हमेशा सेम, ट्रेट जो होंगे वो हमेशा स्टेबल रहेंगे, और हर जनरेशन में वो ट्रेट कभी किसी भी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज नहीं होते, हमेशा स्टेबल एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे कि ट्रू ब्रीडिंग जीनोटाइप जैसे कैपिटल टी, ये हमेशा लॉन्ग प्लांट को है, तो आने वाली जनरेशन में लॉन्ग प्लांट को ही इंडिकेट करेगा। स्मॉल टी, ये हमेशा ड्वार्फ प्लांट को है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा। कैपिटल आर, ये हमेशा राउंड को शो कर रहा है, तो राउंड को ही शो करेगा। स्मॉल आर, ये रिंकल को शो कर रहा है, तो रिंकल को ही शो करेगा। कैपिटल वाई, ये येलो को शो कर रहा है, तो येलो को ही शो करेगा। स्मॉल वाई, ये ग्रीन को शो कर रहा है, तो ग्रीन को ही शो करेगा। जैसे देखिए रेड कलर और व्हाइट कलर, मतलब रेड कलर कैपिटल आर और व्हाइट कलर स्मॉल आर। तो एज पर योर लॉ ऑफ डोमिनेंसी यू शुड गेट ऑल रेड फ्लावर इन द फर्स्ट वन जनरेशन। लेकिन क्या हुआ, जब आप इसके गैमेट बने तो एक्चुअली निकला क्या, सारे पिंक। तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, क्योंकि रेड कलर अपने आप को प्रॉपर वैसे डोमिनेट नहीं कर पाया, उसमें कुछ व्हाइट के कैरेक्टर भी आ गए, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बोला जाता है। इंटरमीडिएट ब्रीड है बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ पैरेंटल गैमेट, मतलब इन दोनों के बीच के आपको गैमेट मिलते हैं। ठीक है, when F1 was a cell pollinated F2 result, आपको जब F1 जैसे कहने का मतलब है आपको ये क्या मिला, आपको जब ये मिला ना ऑल पिंक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपको F1 जनरेशन में मिला। इसको अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, मतलब F2 जनरेशन के लिए स्टडी करते हैं, तो उस वक्त आपको जो जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेगा वो मोनोहाइब्रिड जैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए F2 रिजल्टेड इन द रेड, पिंक एंड व्हाइट, रेड 1:2:1, रेड 1, पिंक 2 और व्हाइट 1। ठीक है, मतलब ये पिंक वाला मिलेगा आपको 2 और व्हाइट और रेड आपको यहाँ पे, मतलब जीनोटाइप सेम ही रहेगा। कहने का मतलब है जीनो एग्जैक्टली सॉरी जीनो जो कहने का मतलब है इसका जीनोटाइप सेम रहेगा, जस्ट फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप तो आपका 1:2:1 ही मिलेगा, लेकिन आपका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पिंक कलर भी दिखाई देगा। Hence the genotype ratio are exactly as we would expect in the Mendelism monohybrid cross, but the phenotype ratio has changed from a 3:1 dominant recessive ratio. अब जीनोटाइप तो आपका सेम है, लेकिन आपका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो चेंज हो गया 3:1 के अंदर, क्योंकि अब आपका जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप क्या रहा, फिनोटाइप 3:1 था, अब क्या फिनोटाइप है, अब आपका फिनोटाइप ही 1:2:1 हो गया। एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिला, 3:1। 3:1 मतलब 3 डोमिनेंट, मतलब 3 टॉल और एक स्मॉल। What happened was the R was not completely dominant over the small r. This made it possible to distinguish a capital R small r as a pink from a capital R रेड और स्मॉल r वाइट। मतलब क्या रीजन है ऐसा कि कैपिटल आर अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया स्मॉल आर के ऊपर, और जिसकी वजह से ऐसे ऐसे कैरेक्टर आपको पिंक कलर दिखाई दे रहे हैं। तो उसका बेसिक रीजन क्या है, जैसे देखिए पेपर यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ऑल पिंक कलर है, और पिंक कलर है, यहाँ पे आपने गैमेट बनाए। ठीक है, आपको मतलब फर्स्ट वन जनरेशन तो आपको मिली गई थी वहाँ पे। F2 जनरेशन में अगर आप देखते हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब आपने इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेट करवाया। कहने का मतलब है किसके बीच में करा रहे हैं आप, अब मतलब इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो आपको एक साइड मेल गैमेट एक साइड फीमेल गैमेट, एंड फिनोटाइप रेशियो क्या था 1:2:1, और जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 रह गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जीनोटाइप सेम है, लेकिन फिनोटाइप चेंज हो गया, 1:2:1 हो गया। ठीक है,
आप देख लीजिए, ये मैंने कंप्लीट समझा दी यहाँ पे। पहले आपने रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाया, जिससे आपको सारे पिंक मिले F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जब इसी के बीच में 2 ऐसे पिंक के बीच में जब आपने क्रॉस करवाया, तो आपको इससे जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो मिला। गैमेट कैसे बने, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी। सो इट वाज ऑल अबाउट योर डायहाइब्रिड क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो आज हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को थोड़ा सा और देखेंगे, फिर कॉ डोमिनेंसी पढ़ेंगे, फिर प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे, तो जो कि मेंडल के डेविएशन थे जहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता। सेग्रीगेशन के एक्सेप्शंस बहुत कम हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी आपके कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सो ये देखिए, ये सारे जो लॉ है ना, ये सारे रियलिस्टिक लॉ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बुक के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आप इनको नॉर्मली भी देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर आपको खुद दिख जाएंगे। आप अपने परिवार में भी देखेंगे तो ऐसे कोई ना कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैरेक्टर, सेग्रीगेशन, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।